हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, या फिर इसको दूसरा नाम भी देते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? ओल्ड क्वांटम थ्योरी। इससे पहले हमने क्या कर लिया, इससे पहले हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या फिर जो भी नाम था वो एक तरीके से हमने बोला था ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? ये जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है ये हमने एक्सप्लेन किया था इससे पहले, अकॉर्डिंग टू रेलिंग एंड जीन, जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो वो हम पढ़ चुके। जो भी वीन ने जो एक्सप्लेन किया था वो भी हम पढ़ चुके। लेकिन जो भी आपका ग्राफ आता है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का। उसमें हमने क्या पढ़ा था? ब्लैक बॉडी को हमने ये माना था, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी बॉडी जो क्या है, ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ को अपने अंदर अब्जॉर्व कर सकती है, और या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं एक तरीके से परफेक्ट एमीटर है, ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ को एमिट कर सकती है। और सेकंड थिंग, जितनी भी ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, ये हमने ब्लैक बॉडी के अंदर पढ़ा था। अब इस ब्लैक बॉडी के अंदर मतलब जो भी स्पेक्ट्रम था वो किस तरीके से था? स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा था, मतलब हम उसमें जो भी एनर्जी थी, मतलब जब भी रेडिएशन निकलेगी तो जो भी उसका एनर्जी का स्पेक्ट्रम था वो उन्होंने क्या बोला था, बिकॉज वो ऑल टाइप की वेवलेंथ को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो भी है उसके अंदर हमने क्या बोला था कि जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो उससे फर्दर मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ है ये टॉपिक, जिसका नाम जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। रेलिंग और जीन ने जो भी दिया या फिर वीन ने जो भी स्पेक्ट्रम दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम वेवलेंथ के बीच में और एनर्जी डेंसिटी के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसा ग्राफ आता है, और एक गिवन टेम्परेचर पे, सपोज यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर है वो 1500 केल्विन लिया, उसको लेकर एक ग्राफ बनाया, कुछ इस टाइप से था। लेकिन जब भी हम इस ग्राफ को जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये पीक क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है इस तरीके से। ठीक है, ये जो है ये 2000 केल्विन मान सकते हैं, ये 3000 केल्विन मान सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, एनर्जी डेंसिटी की जो भी ग्राफ है, स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ इस टाइप का आएगा। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। एट ए गिवन वेवलेंथ या फिर जो भी टेम्परेचर है, वो भी एक टेम्परेचर फिक्स करके हमने ग्राफ बना लिया, दूसरा टेम्परेचर फिक्स करके हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब जो भी ब्लैक बॉडी के अंदर पढ़ा था हमने, उसमें क्या पढ़ा था कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअस होती है। उसके बाद यहाँ पर जो भी रेलिंग और जीन ने इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो भी रेलिंग और जीन है वो जो है वो रेलिंग और जीन की बात कर रहे हैं, वो लोअर वेवलेंथ पर जो भी ग्राफ है, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन जो है वो वैलिड नहीं थी। जो भी उन्होंने इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन हम पढ़ चुके। जो भी इक्वेशन क्या थी, 8 पाई एच कट डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा, वो इक्वेशन जो है यहाँ पर, मतलब यहाँ के लिए वो जो इक्वेशन थी वो वैलिड थी, लेकिन यहाँ के लिए जब लोअर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो वो इक्वेशन जो है वो वैलिड नहीं थी। उसके बाद वीन ने आए साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, जो भी उनकी इक्वेशन दी उन्होंने, एक कोई भी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन नहीं है कि वो इक्वेशन आई कहाँ से है। ठीक है, वो उन्होंने साइंटिस्ट थे, आगे उन्होंने इक्वेशन दी, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर वो इक्वेशन ग्राफ में फिट हो रही है तो इसका मतलब वो वैलिड है, अगर फिट नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो वैलिड नहीं है। लेकिन जो भी उन्होंने इक्वेशन दी वो ग्राफ के सिर्फ हाफ पार्ट को एक्सप्लेन कर रही थी, सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। तो इसके बाद अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही ग्राफ की एक्सप्लेनेशन हम दो इक्वेशन से दें। मतलब अगर ये ग्राफ एक ही जो भी एक इक्वेशन से अगर हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या था, हमारे पास दो इक्वेशन थी, जो भी ग्राफ को एक्सप्लेन कर रही थी वो रॉन्ग था। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब हम एक इक्वेशन लिखेंगे। जो भी साइंटिस्ट हैं प्लैंक्स, उन्होंने इनका जो कंप्लीट नाम है वो मैक्स प्लैंक्स है।
ठीक है। इन 1900 के अंदर उन्होंने एक इक्वेशन दी, वो जो इक्वेशन है वो वैलिड है इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन उससे पहले जो भी ब्लैक बॉडी में हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूस होती है, वो कॉन्सेप्ट भी रॉन्ग था। सबसे पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन हम वो इक्वेशन लिखेंगे और वो जो इक्वेशन है वो हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर रही है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बताया था कि मतलब क्या बोलेंगे हम, जो मैक्स प्लैंक्स ने इन 1900 के अंदर उन्होंने क्या बताया कि जो भी ब्लैक बॉडी का पूरा स्पेक्ट्रम है उन्होंने एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ हीट, क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट रेडिएशन से। किससे किया? क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट रेडिएशन से, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग मतलब उन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट है कंप्लीट किसके बेसिस पे दिया? क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट रेडिएशन। और इसका मतलब क्या होता है? उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो ब्लैक बॉडी एमिटेड होगी, मतलब ब्लैक बॉडी एमिटेड जो रेडिएशन है वो क्या फॉर्म करती हैं? एक हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब सपोज कि हमारे पास ये एक कैविटी है, ये हमारी ब्लैक बॉडी है, मतलब ब्लैक बॉडी को ये क्या बोल रहे हैं कि परफेक्ट ऑब्जर्वर एंड परफेक्ट एमिटर बोल रहे हैं। मान लो जितनी भी टाइप की यहाँ पर वेवलेंथ, सपोज एक टाइप की वेवलेंथ आई है, तो वो इस कैविटी के अंदर क्या करती है? एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट किया है उन्होंने। किसने? मैक्स प्लैंक्स ने। तो अगर वो मतलब जो भी रेडिएशन आएंगी, ये जो यहाँ पर हमने बनाया है बिल्कुल डॉट सा, सिर्फ इसी को ही हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। यही हमारी क्या होती है? ब्लैक बॉडी होती है। जो बाकी का ये है इसको हम सिंपली कैविटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो भी रेडिएशन आई है वो एज ए क्वांटम ऑसिलेटर ट्रीट करेंगे हम इसको। जो भी रेडिएशन है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है तो उसको हम क्वांटम ऑसिलेटर ट्रीट करेंगे। ये इन्होंने बताया था, इन्होंने मैक्स प्लैंक्स ने बताया था, ठीक है। ये हमें स्टार्टिंग में लिखना है। उसके बाद और भी उन्होंने क्या बताया, इसी के अंदर उन्होंने बताया या फिर उन्होंने पोस्टुलेट किया कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये कौन सी रेडिएशन है जो भी हम बोल रहे हैं कि ब्लैक बॉडी के अंदर एंटर हो रही है या फिर बाहर जा रही है, एमिट हो रही है, वो है। इसके अंदर उन्होंने क्या पोस्टुलेट किया कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी? म्यू फ्रीक्वेंसी अगर है उसकी, एमिटेड बाय, वो किससे कहाँ से एमिटेड हुई है? वो बाय द ऑसिलेटर्स। व्हाई वी कॉल्ड इट ऑसिलेटर्स? बिकॉज जब भी कैविटी के अंदर आएगा वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो एमिटेड बाय ऑसिलेटर इज द इंटीग्रल, मतलब यहाँ से इस कैविटी से इस ब्लैक बॉडी से होकर, मतलब यहाँ से बाहर जाएगी वो, सिर्फ यही उसका एक एग्जिट पॉइंट है। जब वो यहाँ से बाहर जाएगी, कौन? जो भी रेडिएशन एमिटेड हुई है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो म्यू है, एमिटेड बाय द ऑसिलेटर, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी किसका? एच म्यू का। मतलब एनर्जी जो है यहाँ पर क्या नहीं है? कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी एनर्जी या फिर जो भी रेडिएशन यहाँ से एमिट होगी, जो उसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो क्या होगी? हमारी डिस्क्रीट होगी, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होगी, कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास एक कैविटी थी, एक ब्लैक बॉडी थी जो हर टाइप की वेवलेंथ को या फिर एक फिक्स एनर्जी की या फिक्स फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एमिटेड बोला है, ठीक है। यहाँ पर एमिटेड वाला एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो भी अगर हम ब्लैक बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं तो ब्लैक बॉडी परफेक्ट एमिटर भी होती है, परफेक्ट अब्जॉर्वर भी होती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन थी ब्लैक बॉडी की। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हमने लिखा है कि जो भी रेडिएशन जो है वो बाहर जाएगी यानी कि एमिट होगी, वो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, वो ऑसिलेटर से, ये जो है वो यहाँ पर एज ए ऑसिलेटर है, तो ऑसिलेटर से जब एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलेगी, एमिट होगी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी? एच म्यू होगी, ठीक है। तो एनर्जी किसके बराबर आ गई हमारे पास? जो ई है वो किसके बराबर है? एन एच म्यू। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है कोई भी इंटीजर, ठीक है। मतलब
एनर्जी हम क्या नहीं बोल सकते कि 1.1, 1.2 या 2.5 इस टाइप से। जो एनर्जी है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी एच म्यू का, मतलब एन की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2, 3 इस टाइप से। ओके, तो ये था आपका जो भी प्लैंक्स ने क्या बताया ब्लैक बॉडी के बारे में वो। अब उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं या प्लैंक्स रेडिएशन लॉ बोलते हैं। यहाँ पर भी कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है कि कहाँ पर, मतलब कहाँ से आई वो इक्वेशन, जस्ट उन्होंने उनके माइंड में आई, उन्होंने वो इक्वेशन दे दी। लेकिन वो वैलिड क्यों है, बिकॉज वो इस ब्लैक बॉडी के ग्राफ को एक्सप्लेन कर रही है। ये जो भी हमने यहाँ ग्राफ बनाया है ये वेवलेंथ के बीच में और एनर्जी डेंसिटी के बीच में बनाया है। इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी के बीच में और एनर्जी डेंसिटी के बीच में बनाएंगे तो जो ये पीक है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगी, ना कि लेफ्ट की तरफ, बिकॉज जो भी वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, एक दूसरे को अपोजिट होती हैं। तो अब हम लिख रहे हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एनर्जी डेंसिटी थी, मतलब जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, ये जो यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा एनर्जी डेंसिटी से। ओके, ये जो है वो किसके बराबर होती है, 4 पाई एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा की पावर 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ई एच सी लैम्डा के टी माइनस 1 इंटू डी लैम्डा। ठीक है, डी लैम्डा बिकॉज इट्स अ वेवलेंथ, यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा बिकॉज इट्स एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर अभी लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, या फिर हाँ ठीक है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ भी बोल सकते हैं, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ बोलते हैं। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इक्वेशन जो भी ग्राफ है उसके दोनों पार्ट को एक्सप्लेन कर रही है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन, जो भी रेलिंग और जीन लॉ है वो कहाँ पर फेल हो गया था, एट ए लोअर वेवलेंथ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोअर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, केस करके डिस्कस करेंगे हम, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस फर्स्ट साथ के साथ डिस्कस कर रहे हैं केस नंबर 2। केस 1 के अंदर क्या है, इन्होंने बोला है कि जब लैम्डा क्या हो, लो, मतलब जब लैम्डा की वैल्यू स्मॉल है। अगर यहाँ ध्यान से देखो जो भी इक्वेशन है, हमें सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन को देखना है। जो भी इक्वेशन है हमारी उसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं हम ताकि हमें और क्लियर हो। इक्वेशन के अंदर यहाँ पर जब भी हम बात कर रहे हैं एट लोअर वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें इस फैक्टर को देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो डोमिनेंट फैक्टर है वो हमारा एक्सपोनेंट है, वही डिसाइड करेगा कि कैसे क्या एक्सप्लेनेशन है। तो अगर हम बात कर रहे हैं लोअर वेवलेंथ की, लोअर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, लोअर वेवलेंथ मतलब ई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू के टी। ठीक है, लैम्डा क्या बोल रहे हैं हम, अप्रोचेस टू जीरो। सपोज नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि लैम्डा इक्वल्स टू जीरो हो, बिकॉज लोअर वेवलेंथ है तो इसलिए हम जस्ट एक ओवरव्यू के लिए ले रहे हैं। लैम्डा स्मॉल है, लोअर है, स्मॉल लिखेंगे नॉट लोअर, एट ए स्मॉलर वेवलेंथ। तो लैम्डा की वैल्यू कम होने का मतलब है हम एक बार के लिए ये मान के चल रहे हैं कि जो लैम्डा है वो बहुत स्मॉल है। कितना स्मॉल है, सपोज कि जीरो है। तो अगर हम यहाँ पर जीरो पुट कर दें तो 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 होता है इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट।
तो इसका मतलब है कि ये जो ओवरऑल वैल्यू है, अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा होगी। तो जब भी लैम्डा इक्वल्स टू 0 मतलब अप्रोचेस टू 0, ये जो साइन है वो अप्रोचेस का है ना कि इक्वल टू का। जब भी लैम्डा अप्रोचेस टू 0 होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एच सी, ये केस ऐसे ही डिस्कस करने हैं हमें, लैम्डा के टी -1 मतलब ये वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर है 1 से, ऐसा ही है। अगर लैम्डा स्मॉल है तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है 1 से, क्योंकि बिकॉज इनफाइनाइट है ये। तो अगर ऐसा है 1 बहुत ही छोटा है और ये वैल्यू इतनी ही बड़ी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, कर दिया नेगलेक्ट। ओके, अब ये जो है वैल्यू क्या बन गई, u लैम्डा इंटू डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर 5 इंटू, ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा, एच सी लैम्डा के टी इंटू डी लैम्डा। ये आपका क्या था, ये आपका था वीन्स लॉ। ठीक है, वीन्स लॉ आने का मतलब क्या है, लोअर वेवलेंथ पे रेलिंग ओरिजिन फेल हो गया था, लेकिन जब ये लैम्डा इक्वल्स टू 0 बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है वीन्स लॉ आ गया। और वीन्स लॉ कहाँ वैलिड था, लो वेवलेंथ पे, हायर पे वैलिड नहीं था। मतलब अगर हम लैम्डा बेशक यहाँ पर 0 लेके चलें, फिर भी हम ग्राफ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपका फॉर हायर वेवलेंथ। हायर वेवलेंथ के लिए, हाई वेवलेंथ होने का क्या मतलब है, सेकंड है आपका, जब भी हायर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, हायर वेवलेंथ का एक तरीके से मतलब होगा कि लैम्डा को मैं क्या ले लूँ, इनफाइनाइट ले लूँ। अगर लैम्डा सबसे पहले हम इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे ये पहले थी। अगर लैम्डा की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब ये वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी। लेकिन जब वैल्यू बहुत छोटी होती है उसको हम नेग्लेक्ट यहाँ नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक्सपोनेंट का फंक्शन था। 1 को नेग्लेक्ट कर दिया था बिकॉज दैट इज ए इंटीजर वैल्यू, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। जब एक्सपोनेंट में कोई चीज़ छोटी होती है तो उसको एक्सपेंड करते हैं बाय टेलर एक्सपेंशन, लेकिन यहाँ पर इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा के टी का मतलब क्या है, 1 प्लस एच सी ई की पावर लैम्डा। मतलब ये एक तरीके से ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन है जो मैथ्स में हम करते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू को उठा के अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, 1 प्लस एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के टी। 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारा, तो u लैम्डा इंटू डी लैम्डा किसके बराबर बच गया, 8 पाई एच सी लैम्डा की पावर 5 इंटू डी लैम्डा, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो एक मिनट, यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा के टी जो है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, एच सी रह जाएगा इंटू में डी लैम्डा। यहाँ से हमारी एक पावर कैंसिल होगी, एच कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अल्टीमेटली 8 पाई के टी डी लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा की पावर 4। अब हायर वेवलेंथ पे वीन्स लॉ जो है वो फेल हो गया था, लेकिन हायर वेवलेंथ पे ये वैलिड था। मतलब इक्वेशन में लो पुट करने के बाद वीन्स आ रहा है, हाई पुट करने के बाद रेलिंग एंड जीन लॉ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एक ही इक्वेशन थी, लेकिन दोनों की एक्सप्लेनेशन हो रही है हमारे पास, लोअर वेवलेंथ की भी और हायर वेवलेंथ की भी। ये जो है ये आपका रेलिंग और जीन लॉ था। ठीक है, लॉ बोल सकते हैं या इक्वेशन थी एक तरीके से ग्राफ को एक्सप्लेन करने की। तो इसका मतलब क्या है, हमने एक्सप्लेन कर दिया ग्राफ को विद वन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, प्लैंक्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं या फिर प्लैंक्स रेडिएशन लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका था किसके बारे में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बारे में, या फिर इसको एक और नाम देते हैं दैट इज ओल्ड क्वांटम थ्योरी।
बिकॉज इसके अंदर ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन किया है हमने। जो भी ओल्ड क्वांटम थ्योरी है उसमें सिर्फ 4-5 ही टॉपिक हैं आपके, जिसमें क्या आते हैं, जिसमें हम फोटोन को एक्सप्लेन करते हैं, ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटोन के बारे में। मतलब एक तरीके से सबसे पहले हम ओल्ड क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम न्यू क्वांटम यानी कि जो भी आपकी एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स है वहाँ पर पहुँचेंगे। थैंक यू।